हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 8A चल रहा है, उसका क्वेश्चन नंबर 11 और आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 10 तक के मैंने वीडियो पहले ही बना दिए हैं, उनका लिंक आपको हमेशा की तरह आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इसके नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा आज का जो वीडियो रहेगा, ये थोड़ा सा मैं इसमें एनर्जी लो फील कर रहा हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा सा फीवर है। तो आप लोग ज़्यादा कमेंट वगैरह नहीं करेंगे कि सर आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा ईयरफोन लगा लीजिए और साउंड को तेज़ कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखा जाए क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर O is the center of two concentric circle of radius 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो सर्कल बने हुए हैं, दोनों का सेंटर सेम है। इसका मतलब ये दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे, दोनों का सेम सर्कल है तो यानी सेम सेंटर है। तो जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस जो है यानी कि O से लेकर के B तक की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है, और O से A तक की दूरी जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। हमसे बोल रहा है कि PA एंड PB आर टेंजेंट ऑन द आउटर एंड इनर सर्कल रिस्पेक्टिवली। आप देखोगे कि यहाँ पर एक पॉइंट P है सर्कल के बाहर, इससे हमारे पास दो टेंजेंट बन रहे हैं। एक हमारे पास बड़ा वाला टेंजेंट यहाँ मेरी छोटा टेंजेंट बन रहा है बड़े वाले सर्कल के ऊपर, और एक दूसरा टेंजेंट यहाँ छोटे वाले सर्कल के ऊपर बन रहा है। अब हमसे क्या बोला गया वो देख लेते हैं। अगर PA का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है तो फाइंड द लेंथ ऑफ PB अप टू द 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। यानी कि आपको PA का लेंथ दे दिया गया है, PB का लेंथ निकालिए, और ये डेसिमल में निकलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से बोल दिया है। तो आपको डेसिमल के बाद एक डिजिट तक केवल निकालना, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं निकालना है। कैसे निकालेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है और जो चीज़ें हमको दी गई थी वो हमने लिख लिया है। अब हम लोग यहाँ पर कौन सा तरीका यूज़ करें कि हमारा जो PB है वो निकल जाए। तो देखो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में ये साइड निकालेंगे, क्योंकि हमको ये और ये साइड पता है, अपन ये साइड निकाल लिए। तो नीचे वाले ट्रायंगल का हमारे पास ये वाला साइड और ये साइड पता चल जाएगा, तो ये साइड निकल जाएगा। कौन सा हम लोग रूल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस का थ्योरम क्यों यूज़ करना है भैया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी बाहर से कोई टेंजेंट बनता है तो यहाँ पर जो होता है ना राइट एंगल बनाता है सर्कल के ऊपर में। तो आप इस राइट लिखोगे कि हमारा PA या फिर AP जो भी, चलो मैं AP लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, AP एंड BP है ना, PA और PB जो हमारे पास, उन्हीं को मैंने AP BP लिख दिया है, आर टेंजेंट। ये क्या है हमारे पास, टेंजेंट है, ठीक है। या और फ्रॉम आउटर पॉइंट भी लिख सकते हैं आप लोग, फ्रॉम आउटर पॉइंट, किसी बाहरी पॉइंट के द्वारा ये टेंजेंट बन रहा है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनेगा जिसको अपन एंगल OAP बोल सकते हैं, और जो इधर यहाँ पर एंगल बनेगा जिसे हम लोग OBP बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों 90 डिग्री के होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर वाला भी ट्रायंगल राइट एंगल, नीचे वाला भी राइट एंगल है। अब आप यहाँ पर आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, लिखो डायरेक्ट, इन ट्रायंगल OAP ऊपर वाले ट्रायंगल में हमारे पास जो राइट एंगल के अपोजिट साइड में जो साइड रहता है उसको ही हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो हम लोग पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या जाता है, इसको इन ट्रायंगल OAP मत लिखो, इन राइट ट्रायंगल लिखो इस तरीके से, ताकि आपको फिर पाइथागोरस थ्योरम ना लिखना पड़े। इन राइट ट्रायंगल OAP, इसके अंदर हमारा जो OP होगा जो हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है उसका स्क्वायर जो होगा वो OA का स्क्वायर प्लस में PA के स्क्वायर के बराबर होगा। इतना तो क्लियर है ही आप लोगों को। अब अपने को निकालना क्या है, तो OP निकालना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को भी तो ट्रांसफर कर देंगे। पहले चलो एक काम करो, आप लोग वैल्यूज़ को पुट करो। OP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OA का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस में PA का स्क्वायर कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया। देन ये हो जाएगा हमारा OP इक्वल टू 6 का स्क्वायर देखो 36 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 136 आ जाएगा इन दोनों को सम करेंगे तो। और साथ ही स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊँगा तो ये हमारा रूट में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब अपन देखते हैं कि 136 जो है वो किसी का स्क्वायर है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे दोस्त। मेरे को क्या गड़बड़ हो रहा है कुछ देखता हूँ यहाँ। तो फिलहाल तो ऐसे कुछ गड़बड़ दिख नहीं रहा है मुझे, हम लोग तो सब सही कर रहे हैं। चलो अगला इसके स्टेप में चलते हैं, आगे बनाते हैं, शायद ये सॉल्व हो जाए। तो अब अपन पढ़ते हैं इसको OBP वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ पर फिर लिखोगे आप लोग इन राइट ट्रायंगल, ओहो मैं क्या लिख रहा हूँ यार, तबीयत जल्दी से ठीक हो जाओ। इन राइट ट्रायंगल OBP, तो इसके अंदर हमारे पास फिर से हाइपोटेन्यूज कौन सा है, OP है। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे अपन OP का स्क्वायर इक्वल की उस साइड में OB का स्क्वायर, और प्लस में फिर से हमारे पास PB का स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, PB ही चाहिए ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास OP का स्क्वायर माइनस में OB का स्क्वायर इक्वल की उस साइड में PB का स्क्वायर बच जाएगा। OP का स्क्वायर क्या होगा, तो OP हमारे पास है रूट के अंदर 136, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में OB का स्क्वायर कितना भैया, तो OB हमको दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर इक्वल को साइड में PB का स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पर से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखो 136 रूट के अंदर है, रूट का जब स्क्वायर होता है तो रूट मल्टीप्लाई रूट इक्वल टू गायब हो जाता है रूट, तो ये मेरा 136 बन जाएगा, ये 16 हो जाएगा इक्वल को साइड में PB का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से
सॉल्व करेंगे तो 120 आएगा, यानी कि पी बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 120 और ये आ जाएगी रूट के अंदर, क्योंकि हमने क्या किया, स्क्वायर को भी इधर भेज दिया है नंबर के पास। ठीक है, अब यहाँ पर से आप लोग अगर पी बी का वैल्यू निकालना चाहो तो हमको चूँकि डेसिमल में बोला गया था निकालने के लिए, तो इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। और 120 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। इस तरीके से 120 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेसिमल लगा करके 2 0 बढ़ा दो, क्योंकि जानते हैं डेसिमल के बाद कितना बढ़ा सकते हो। राइट साइड से 2 2 का पेयर बना दो, ये बेचारा अकेला रह जाएगा। अब यहाँ पर 1 के टेबल में 1 आता है, 1 1 जा 1, ये हो जाएगा हमारे पास -0 आ गया। इस 1 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब इस 20 को यहाँ पर उतार दो। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि हमको कुछ ऐसा नंबर लिखना है जो हम यहाँ पर भी लिखें, और इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इससे छोटा या फिर यही नंबर आना चाहिए। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर 1 भी लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा। तो 21 का टेबल 1 टाइम पढ़ूंगा तो 21 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, यानी कि मैं 1 भी नहीं लिख सकता। तो मैं क्या करूँगा, अब 0 लिखूँगा। तो यहाँ भी 0 लिखेंगे और यहाँ भी 0 लिखेंगे। तो 20 का 0 टाइम टेबल पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। 20 में से 0 माइनस हुआ तो 20 ही रहेगा। और अगला स्टेप क्या है कि हम लोग यहाँ पर जो नंबर लिखे और यहाँ पर वाले नंबर को ऐड कर देते हैं। तो 20 में 0 ऐड कर दोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो सीख लीजिए, क्लास 8 का चीज़ है ये। उसके बाद अब क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाले 2 0 जो है उसको उतार देंगे। तो डेसिमल के बाद वाले 2 0 उतारे, क्योंकि अब डेसिमल वाला वैल्यू उतर रहा है तो यहाँ पर डेसिमल भी लगाना बनता है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, कुछ ऐसा नंबर लिखना है कि जिसका हम लोग यहाँ पर भी लिखे तो इससे छोटा आ जाए। तो देखो यहाँ पर मैं जानता हूँ कि 20 का टेबल अगर मैं 10 टाइम पढ़ता तो मेरा 2000 आ जाता, लेकिन मैं 10 तो लिख नहीं सकता, मुझे एक ही डिजिट लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, 9 टाइम पढ़ूंगा। यहाँ पर 9 लिखूँगा और यहाँ भी 9 लिखूँगा। तो 9 9 जब मेरा 81 का 1 आ गया, कैरी हो जाएगा 8, फिर वो 8 उतर जाएगा और फिर 9 2 जब मेरे पास 18 आ जाएगा। तो 9 टाइम पढ़ने पर इतना आ रहा है। ये तो सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो केवल डेसिमल के 1 प्लेसेस तक ही बोला था। तो डेसिमल के 1 प्लेसेस तक तो आ गया। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि जो पी बी की वैल्यू है वो 10.9 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्लियर करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा या टेली के थ्रू पूछिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो 12th वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। इन द गिवन फिगर एक ट्रायंगल ABC है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। यानी कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। अब हम लोग से बोल रहा है कि सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC, यानी कि यहाँ से यहाँ तक BD दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक DC दिया हुआ है। क्या बोला गया भैया, फिर से एक बार को रीड करते हैं। BD एंड DC इंटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ D। एकदम सिंपल सा दिया हुआ है, तो घुमा के जबरदस्ती लिखा हुआ है कि जैसे कि हमारे पास ये जो साइड BC था ना, ये हमारा कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इस पॉइंट D पर डिवाइड हो रहा है, क्योंकि पॉइंट D क्या कर रहा है, इस सर्कल का इस वाले साइड BC पर ये कांटेक्ट कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको कहा जाता है। तो यहाँ से मेरा BD और DC 2 पॉइंट में अलग हो जा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन इधर हम लोग को नाम नहीं दिया हुआ है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, और इनका जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। इफ़ द एरिया ऑफ ABC है ना, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB एंड AC। तो आपको ये AB और AC जो साइड है ना उसको पता करना है। देखो एक साइड तो दिया ही हुआ है कंप्लीट, अपने को 6 और 9 मिला करके 15 हो जाएगा। अब ये दोनों साइड कैसे निकाल सकते हैं एरिया का यूज़ करके, ये आपको मैं कॉपी में समझा दूँ। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, थोड़े से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं। कुछ चीज़ों को मैंने आपको जैसे कि बताया, हमें D पॉइंट दिया हुआ था और इधर जहाँ जहाँ पर टच हुआ है वो वाला पॉइंट हमको नहीं दिया है, तो हमने उनका नाम E और F रख दिया है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है AB और AC। तो इसके लिए अपने को ये दोनों पॉइंट्स का जानना जरूरी होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर E और F रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, ये E, F और A तीनों को सेंटर से जोड़ दिया है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट ट्रायंगल का हमको एरिया बता दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उन पार्ट्स का जो एरिया है ना वो निकाल लेंगे। और जब उसका एरिया हमको पार्ट्स का एरिया मिल जाएगा तो फिर हम लोग सारे जो क्या बोलते हैं पूरा जो एरिया है उसको इक्वल करके वहाँ से हम लोग ये AB और AC निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो समझना भी आप लोग, बहुत ईजी है। पहले तो अपन ने A से जोड़ा है, इधर से B से भी जोड़ देते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं डायग्राम को। ये मैंने B से भी जोड़ दिया और यहाँ पर अब इसको मैं C से भी जोड़ देता हूँ। इस तरीके से हम लोग को इस तरीके से जोड़ना है कि हमारा एरिया निकालने वाला जो फॉर्मूला है वो वर्क करे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास सेंटर O से लेकर के D तक 3 है, तो O से लेकर के E तक भी 3 ही होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। O से लेकर के F तक भी क्या होगा, हमारा 3 ही होगा। अब आप लोग क्या जानते हो कि अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनता है सर्कल के ऊपर, तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि हमारा B से टेंजेंट कौन कौन सा बन रहा है, D बन रहा है और एक E बन रहा है, तो BD और BE क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो कि हमारे पास BD
इक्वल टू हो जाएगा BE, ठीक है, और दोनों जो होंगे वो 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे क्योंकि BD को 6 दिया हुआ है। उसी तरीके से C से लेकर के D पर बन रहा है और F पर बन रहा है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। CD और CF जो होंगे वो इक्वल होंगे और दोनों 9 सेंटीमीटर हो जाएंगे। उसके अलावा A से लेकर के E तक और A से लेकर के F तक बन रहा है, यानी कि AE और AF जो होगा वो आपस में इक्वल होगा और दोनों को हमको लेंथ नहीं पता है तो दोनों को अपन x मान लेते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ से मुझे यहाँ तक पता है, अगर मैंने x की वैल्यू निकाली तो दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मेरा टोटल लेंथ निकल जाएगा AB का, और वही तो मुझे निकालना है क्वेश्चन में। तो दोनों हमारे पास x सेंटीमीटर हैं। अब अपन क्या करें, इसमें कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग ऐसे ट्रायंगल्स को पकड़ेंगे जहाँ पर ये x वगैरह भी आ जाए, ये रेडियस जो है ना वो हाइट का काम करे। जैसे कि देखो हमारे पास जो AOB है इस वाले ट्रायंगल में हमारा ये साइड वर्क कर रहा है, x वर्क कर रहा है और हमारा हाइट भी वर्क कर रहा है, तो अपन इस AOB ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे लिखूँगा कि हमारे पास जो एरिया है पूरे ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, ये जो कंप्लीट हमारा ट्रायंगल है वो बहुत सारे ट्रायंगल से मिल करके बना है। जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल, यहाँ पर आप लोग एरिया लिख लेना, चलो एक बार शुरू में मैं एरिया लिख देता हूँ, उसके बाद फिर बार बार नहीं लिखेंगे एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है, AOB। उसके बाद फिर प्लस करेंगे इधर वाला ट्रायंगल का जिसका नाम मैं रख सकता हूँ AOC, ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल AOC और उसमें प्लस कर देता हूँ मैं BOC को, ठीक है। तो ट्रायंगल BOC, ये 3 ट्रायंगल अगर आपने प्लस करेंगे तो हमारा जो कंप्लीट एरिया है यानी पूरे ट्रायंगल को निकल जाएगा। देखो कहाँ से कहाँ तक, ये वाला ट्रायंगल यहाँ लिया मैंने, ये ट्रायंगल इधर लिया और ये वाला जो बचा हुआ था इसको भी ले लिया, तो पूरा ट्रायंगल मिल गया मुझे। तो अब यहाँ पर हमारे पास ABC का एरिया कितना दिया हुआ था, 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ था, तो यहाँ पर आप लिख लो डायरेक्ट 54। AOB का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस करना पड़ेगा। बेस हमारा क्या है, AB है, तो यहाँ पर मैं AB लिख देता हूँ। और मल्टीप्लाई हाइट क्या करना है, तो हाइट मेरे पास OE है, तो यहाँ पर मैं OE लिख देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। उसी तरीके से आगे भी बढ़ते हैं। AOC का एरिया निकालने के लिए AOC में हमारे पास 1/2 यहाँ पर भी होगा, फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास ये वाला है AC है, तो यहाँ पर मैं AC लिख देता हूँ। और फिर मल्टीप्लाई में हाइट हमारे पास OF है, तो यहाँ पर मैं OF लिख देता हूँ। फिर उसी तरीके से प्लस की साइन के साथ BOC के लिए फिर से वही 1/2 होगा। मल्टीप्लाई बेस में हमारे पास ये BC आ रहा है, तो यहाँ पर BC लिख दो। और हाइट में हमारा OD आ रहा है, तो मल्टीप्लाई OD कर दो। अब सबसे पहले तो 1/2 सभी में कॉमन मिल रहा है, तो सब में से 1/2 कॉमन लेकर के इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ पर से हमारे पास ये हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि ये 1/2 इधर था ना, इधर आएगा तो जो डिनोमिनेटर का 2 है न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो 1 है वो नीचे चला जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास AB OE ये सब चीज़ें बची हुई हैं। तो देखो AB क्या है, तो AB हमारा ये यहाँ से यहाँ तक है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का 6 तो पता है क्योंकि ये 6 था तो ये भी 6 था, हमने पहले भी लिख ही लिया है, ठीक है। AB नहीं है, सॉरी, हाँ AB के लिए जो BE है, तो BE का वैल्यू हमारे पास 6 है जो कि हमने पहले ही लिख लिया है। तो ये हमारा 6 हो जाएगा और फिर x हो जाएगा, दोनों मिला करके मेरा AB बन रहा है। तो AB के बदले मैं 6 प्लस में x लिख लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद फिर हमारे पास मल्टीप्लाई में कौन सा चीज़ है, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास ये है, क्या बोलते हैं, OE, जो कि हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में 3 लिख लो। फिर प्लस की साइन लगाओ ये वाला, इसको तो हमने कॉमन ले लिया था, ये तीनों को हमने एक साथ कॉमन लेकर के इधर भेजा था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास AC जो है वो देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है, तो AC यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें एक x आ रहा है और ये वाला पार्ट जो है वो 9 है, क्योंकि इधर 9 था तो ये भी 9 हो जाएगा। तो AC के बदले में आप लिखेंगे 9 प्लस में x, और मल्टीप्लाई में OF यहाँ पर भी 3 है। फिर हमारे पास प्लस की साइन लगाएंगे, BC के लिए 6 और 9 है, तो यहाँ पर आप लोग 6 प्लस 9 कर दो, या फिर डायरेक्ट चलो 6 प्लस 9 ही लिख देते हैं, क्योंकि भी एक बार तो और काम करना ही पड़ेगा। और जो OD है वो भी हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 कर दो। तो देखो फिर से मल्टीप्लाई 3 है, तो मल्टीप्लाई 3 को कॉमन ले लिया हमने और कॉमन लेकर के इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 54 मल्टीप्लाई में 2, और ये जो मल्टीप्लाई में 3 इधर था, इधर आकर के डिवाइड बाई में 3 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये चीज़ें जो है वो बच जाएंगी। तो मैं ब्रैकेट्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर बचा क्या है, 6 प्लस x बचा है, 9 प्लस x बचा है, और 6 प्लस में जो 9 है लास्ट में वो वाला बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैं कटपीट करने की कोशिश करता हूँ, हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। 3 1 जा 3, ऊपर में भी 3 1 जा 3, 2 आगे जाएगा तो 3 8 जा 24 हो जाएगा। 18 2 जा हमारे पास 36 आ गया। इक्वल के उस साइड में हमारा x और x 2x हो जाएगा, और नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 6 और 6 हमारे पास 12 हो गया, 9 और 9 हमारे पास 18 हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 30। तो 2x प्लस में ये 30 हो गया, 30 को उधर ट्रांसफर कर दो तो 36 माइनस में 30 इक्वल के उस साइड में 2x हो जाएगा। तो 6 इक्वल टू 2x आ गया, यानी कि x की वैल्यू निकालने के लिए इधर ट्रांसफर करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा।
एक्स का जो वैल्यू है वो 3 निकल करके आ गया। और अगर एक्स का वैल्यू अगर हमारा 3 है और क्या में था हमारे पास, ये सब सेंटीमीटर में था, तो हमारी बाकी चीज़ें भी फटाफट निकल जाएंगी। जैसे कि ए बी जो है वो हमने देखा कि हमारा 6 + x था, है ना। ए बी जो है वो 6 + x ही था ना, ये देखो ना यहाँ से यहाँ तक 6 और x था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 + पे 3 = 9 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से हमको निकालना था ए सी, तो वो हमारे पास 9 + में x था, तो ये हो जाएगा 9 + में 3 = 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 को ईजिली सॉल्व करना है एकदम, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसके पास चलते हैं और इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो देखो 13th वाले क्वेश्चन में से ये डायग्राम दिया हुआ है और हमें बोला जा रहा है कि पी क्यू जो है एक कॉर्ड है। यहाँ पर देखो आप लोग, पी क्यू एक कॉर्ड बना हुआ है ना, सेंटर से होकर के नहीं गुजर रहा है, सेंटर तो हमारा ओ है, तो ये छोटा कॉर्ड होगा, हमारा डायमीटर नहीं दिया हुआ है। तो ये इस कॉर्ड का जो लेंथ है वो 4.8 सेंटीमीटर है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, और इस सर्कल की जो रेडियस है यानी ओ पी की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी एज शोन इन द फिगर, यानी कि यहाँ पर जो हमारा क्यू और पी पे जो टेंजेंट दिख रहे हैं आपको, ये कहाँ पर जाकर के मिल रहे हैं, हमारे टी पर मिल रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये दोनों जो है टी से बने हुए हैं, तो टी पी और टी क्यू जो होंगे इक्वल होंगे, वैसे उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। अपने को ये जो टी पी है यहाँ से यहाँ तक, इसका लेंथ फाइंड करना है। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, पहले अपन उस चीज़ से हम लोग कुछ नए चीज़ें निकालेंगे और उसके बाद ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आपको कॉपी में से डिटेल में समझा दूँ। तो देखो यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें टी से लेकर के पी तक का लेंथ निकालना है। तो आप पहले क्या करो कि आप ये जो टी पी दिया हुआ है ना साइड, इसको आप एक्स मान लो, क्योंकि देखो बार बार भी आप टी पी लिखोगे ना बहुत टाइम वेस्ट होगा। शॉर्टकट में एक्स लिखेंगे, इसको वेरिएबल नाम दे दिया हमने। और टी से लेकर के आर तक की जो दूरी है उसका भी अपने को जरूरत पड़ेगा, तो हम उसको वाई मान लेते हैं। हमें दिया क्या गया है, हमें पी क्यू दिया हुआ है, ये वाला कॉर्ड दिया हुआ है, और हमें ओ पी यानी कि जो रेडियस है ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हम क्या जानते हैं, कभी भी जो कॉर्ड होता है, जब सर्कल के सेंटर से उस कॉर्ड को कोई भी मतलब लाइन हम लोग बनाते हैं उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। यानी कि जो हमारे पास पी क्यू है वो 2 पार्ट में, एक पी आर है और एक मेरा आर क्यू है, और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि सर्कल के सेंटर से ये कट रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पी आर होगा हमको उसका ज़रूरत है। तो हम लोग को पी क्यू दिया हुआ है 4.8, तो इसीलिए हमारा जो पी आर होगा वो क्या होगा, पी क्यू का आधा होगा, है ना। मैंने जैसे आपको बताया बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करना। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से पी आर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4.8 डिवाइड बाई में 2 = 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला जो है ना ये हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर है। अब अपन क्या करेंगे कि ये जो ओ आर है, पहले आप इसका लेंथ निकालो। तो इसका लेंथ निकालने के लिए क्या किया जा सकता है, तो हमारा ये राइट ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है ना। राइट ट्रायंगल में हमारे पास 2 साइड्स दिए हुए हैं, हमको केवल एक साइड निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन राइट ट्रायंगल पी ओ आर। तो पी ओ आर के अंदर हमारा राइट ट्रायंगल कहाँ पर बन रहा है भैया, तो हमारे पास राइट ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। तो इसका मतलब कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ओ पी है या फिर पी ओ जो बोलना चाहो, ये हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा पी आर के स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर और प्लस में ओ आर के स्क्वायर के बराबर। इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, आप लोग कभी भी ध्यान रखना कि जहाँ पर राइट ट्रायंगल बनता है उसके अपोजिट साइड ही हाइपोटेन्यूज होता है। तो ओ पी हमारे पास कितना था, ओ पी 3 था, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल की उस साइड में हमारे पास हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। कितना है भैया पी आर, यहाँ से यहाँ तक तो 2.4 है, तो यहाँ पर 2.4 का स्क्वायर प्लस में ओ आर का स्क्वायर, यही अपने को निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा 9, इसको अपन ट्रांसफर कर देते हैं इस साइड, है ना। तो 2.4 का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 576, यानी कि 5.76 इक्वल की उस साइड में हमारे पास ओ आर का जो स्क्वायर है वो एज इट इज़ रह जाएगा। 9 में से 5.76 को आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.24 इक्वल टू हो गया हमारे पास ओ आर का स्क्वायर। और देखो 324 जो होता है वो 18 का स्क्वायर होता है, यानी कि जो हमारे पास 3.24 आया है वो 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे या फिर ज़्यादा डिटेल में नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट आप ओ आर भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा जाता एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। तो ये हमारे रूट में आ जाएगा इस तरीके से, इक्वल क्वेश्चन में केवल ओ आर बचेगा। तो यहाँ से आपका जो ओ आर है वो बन जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। तो आपको स्क्वायर से याद होने चाहिए, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो फिर आप लोग इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाले हो, और बहुत ज़्यादा टाइम लगाना यानी कि एग्जाम में टाइम वेस्ट करना। तो आप लोग को स्क्वायर पहले से याद करो, जैसे अपने टेबल याद किया वैसे स्क्वायर याद कीजिए, कम से कम 30 तक स्क्वायर तो कर ही लीजिए। तो ये हमारा जो ओ आर है उसका हमने लेंथ निकाल लिया। कहाँ पर बना था ओ आर, हमारे पास यहाँ पर बना हुआ था, और ये जो छोटा सा आपको साइड दिख रहा है ये हमारा 1.8 सेंटीमीटर का है। अब आप ऐसे ट्रायंगल को पकड़िए जिसमें हमारे जो साइड हमसे पूछे गए हैं वो आने चाहिए। जैसे हमको टीपी पूछा गया है ना, तो टीपी किस में आ रहा है, 2 ट्रायंगल्स में आ रहा है। एक तो हमारा टीपी आर येलो ट्रायंगल में आ रहा है,
एक TPO इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो अपन किसका यूज़ करेंगे, अपन पहले यूज़ करते हैं TPR का। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इन राइट ट्रायंगल, जो हमारा राइट ट्रायंगल है जिसका नाम हमारा TPR है, तो उसके अंदर हमारे पास देखो राइट ट्रायंगल कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है राइट ट्रायंगल। तो ये जो TP होगा ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो हमारे पास TP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा TR का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा हमारा PR का स्क्वायर। ओके, तो TP का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हमने x माना हुआ था। TR हमने y माना हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग y का स्क्वायर लिखेंगे। और PR का स्क्वायर यानी कि हमारे पास PR हमने कितना निकाला था, 2.4 निकाला था ना, तो 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में हमारे पास 5.76 फिर आ जाएगा इसका वैल्यू। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो फिलहाल के लिए, क्योंकि इससे आगे तो अब सॉल्व हो नहीं रहा है, तो बस इक्वेशन नंबर 1 बना करके इसको छोड़ दो। अब हम लोग कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने भी TPR येलो ट्रायंगल पकड़ा था, अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल पकड़ेंगे, TPO पकड़ेंगे। इसमें देखो हमारे पास ये जो P है ये हमारा टेंजेंट वाला पॉइंट है, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, रेडियस से टेंजेंट में जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि अगर अपन TPO को पकड़ें तो इस बार 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, हमारा एंगल P पर बनेगा। तो फिर से हम लोग लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल TPO, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि राइट ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा TO जो है ना, T से लेकर के O तक ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और T से O तक देखो हमारा दो पार्ट है, एक तो हमारा TR है और एक हमारा OR है। TR को हमने y माना हुआ है और OR का लेंथ हमने 1.8 निकाला हुआ है। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि इस वाले राइट ट्रायंगल में हमारे पास क्या होगा, TO का स्क्वायर होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, इक्वल टू हो जाएगा हमारा OP का स्क्वायर, जो कि हमारे पास जो भी बेस का लो या जो भी साइड का लो, और प्लस में जो दूसरा वाला साइड है हमारे पास TP का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर से हमारा TO जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि एक y है और दूसरा OR है, तो यहाँ पर हम लोग TO के बदले में लिखेंगे y और प्लस में OR का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना था, 1.8 था, तो y और 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा। OP जो है वो हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लो। TP जो है वो हमको नहीं पता है, केवल x हमने लिखा है, तो उसके बदले में हम लोग x का स्क्वायर लिख लेंगे। इज दैट क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो 1.8 यानी 18 है, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 3.24 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, यानी कि 2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 2 जा 36 हो जाएगा, यानी कि 3.6, और ये y उतर जाएगा, 3.6 y आ गया, ठीक। इस तरीके से फिर y पहले लिख सकते हो आप लोग, जैसा चाहो वैसा लिख लो। ये इक्वल की साइड में हमारे पास 9 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में x का स्क्वायर। अब आप क्या करो, ये जो x का स्क्वायर का आपने वैल्यू यहाँ पे लिखा था ना, उसको यहाँ पर आप पुट कर दो, तो आपका कुछ ना कुछ वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, या फिर बगल में सॉल्व करते हैं, बगल में बहुत जगह है ना, x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में 5.76 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। डायरेक्टली फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 भी कर सकते हो आप, इसको इक्वेशन में 2 बना करके लिख सकते हो, यानी कि हमारे पास x का जो x स्क्वायर का जो वैल्यू है ये वाला, ये हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, वाई स्क्वायर है प्लस में 3.24 है, ठीक है, और फिर प्लस में हमारे पास 36 यानी कि 3.6 y है, इक्वल की उस साइड में 9 है, और फिर x का स्क्वायर के, एक सेकेंड यार कुछ थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 का स्क्वायर कहाँ से आ रहा है मेरे पास, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सही चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 9 था और फिर x का स्क्वायर था, तो x का जो स्क्वायर का वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस में 5.76, ये उतार लो। तो साफ साफ हमको दिख रहा है कि इधर भी वाई स्क्वायर और इधर भी वाई स्क्वायर है। अगर मैं किसी को भी ट्रांसफर करूँगा तो माइनस में हो जाएगा और फिर कट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कट कर देता हूँ, ये वाई स्क्वायर और इस वाई के स्क्वायर को यहाँ पर से उड़ा दूँ। अब आपके पास जो नंबर्स बचे हैं ना उनको आप सॉल्व करो। जैसे कि यहाँ पर जो आपके पास 3.6 वाई है उसको तो फिलहाल रहने दो, इक्वल के उस साइड में भी जो इन दोनों है ना, फिलहाल इसको ऐड मत करो, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, देखो फटाफट हो जाएगा। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 9 में से ये माइनस हो जाएगा, 9 माइनस में 3.24 और प्लस में आप कर दो 5.76, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 वाई, इक्वल के उस साइड में इसको भी जब सॉल्व करोगे तो ये भी हमारे पास 5.76 आ जाएगा और ये भी हमारे पास 5.76 आ चुका है। मैंने कुछ इक्वेशंस को पहले ही सॉल्व करके रखा है ताकि आपका भी टाइम बचा सकूँ और मेरा भी टाइम बचा सकूँ, तो ये इतना आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या क्या सॉल्व किया था भैया, ये इतना हो गया
था। हाँ, अब इन दोनों को हमने ऐड किया हुआ है फटाफट, तो ये हो जाएगा हमारा 3.6 इक्वल क्यू साइड में इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 11.52। ठीक है, अब अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं फट से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11.52 और ये इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा 3.6। तो हम डेसिमल को हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी 100 से करेंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1152 और नीचे में हमारे पास बन जाएगा ये 360, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो की वजह से डेसिमल बाहर होगा और दूसरा वाला जीरो को उतारना पड़ेगा। अब जब आप इसको कट करोगे तो 9 से आपका इजीली कट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका लास्ट में 3.2। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही, चूँकि मैंने आपको बताया है कि मैं पहले कुछ चीज़ों को सॉल्व करके रखूँ, आपको देखना चाहो तो देख सकते हो, फालतू में से देखने में टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट यहाँ पे समझो। तो ये हो जाएगा y का वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर। ठीक, तो y का जब वैल्यू हमारा निकल गया है तो हम लोग इसको x वाला वैल्यू में पुट कर देते हैं। x वाला कौन सा, तो इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे पास बना हुआ है ना, यहाँ पर पुट कर देते हैं। y इक्वल टू लिखो आप लोग 3.2 सेंटीमीटर। इसका वैसे हम लोग को इसका वैल्यू पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग को इसको निकालना पड़ेगा ताकि हम x का निकाल सकें और x यानी कि TP को निकाल सकें। तो यहाँ पर नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब अपन इक्वेशन 1 में आ जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर यानी कि 3.2 का स्क्वायर और प्लस में हमारे पास हो जाएगा 5.76। तो ये 3.2 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर, ये हो जाता है हमारे पास 10.24 प्लस में हमारे पास 5.76 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जो है वो आ जाएगा यहाँ पर से 16.00 हो जाएगा, जिसको अपन डायरेक्ट 16 लिख सकते हैं। तो जो एक्स की वैल्यू है वो 4 निकल करके आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो एक्स का 4 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि जो टीपी है वो हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। हमने एक्स जो है वो टीपी को ही तो माना था। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें बहुत सारे डेसिमल्स वाले नंबर है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, 2013 में आ चुका है, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ताकि आप लोग एग्जाम में जब आए तो एकदम ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए दिमाग में, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सो 13th क्वेश्चन भी नाउ कंप्लीटेड। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 14th वाला, अपन उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन छोटू सा है, लेकिन 2014 में ये भी आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है कि प्रूव कीजिए लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पास थ्रू इट्स सेंटर। यानी कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होंगे जो कि 2 पैरेलल टेंजेंट से होकर के गुजरते होंगे ना, वो सर्कल के सेंटर से भी होकर गुजरेगा। शायद मैं आपको बोल करके नहीं समझा पा रहा हूँ, आइए मैं आपको उसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि क्वेश्चन में एक्चुअल में कहा क्या गया है। तो देखो यहाँ पर हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर हम लोग 2 पैरेलल टेंजेंट बनाते हैं किसी भी सर्कल का, तो उन पैरेलल टेंजेंट में से जो लाइन बनेगा, यानी कि यहाँ पर देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको जब हम लोग ऐसे लाइन बनाएंगे इस तरीके से, तो ये जो लाइन रहेगा ये सेंटर ओ से होकर के गुजरेगा। ऐसा अपने को यहाँ पर बोल रहा है प्रूव करने के लिए। तो हमने क्या किया, एक सर्कल पहले ड्रॉ किया है, उसके बाद हमने ए बी और सी डी 2 पैरेलल टेंजेंट बना दिए हैं। आप लोग लिख भी सकते हो कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टेंजेंट। ठीक है, ये हमारे पैरेलल टेंजेंट हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हम लोग को कुछ थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे अपन, कंस्ट्रक्शन अपन ये करेंगे कि अपन ये जो पी ओ है ना, इसको भी अपन एक पैरेलल लाइन बनाएंगे जो कि हमारा सी डी के और ए बी के ही पैरेलल होगा। तो यहाँ पर आप लिखो पी ओ जो कि पैरेलल होगा हमारे ए बी के भी और सी डी के भी। अगर एक का पैरेलल है तो दूसरे का भी पैरेलल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर पी ओ एक लाइन बना दिया जो कि पैरेलल था इनके। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला सेंटर ओ पे जो एंगल बन रहा है, इसको आपको कंप्लीट जो दोनों का सम निकल करके आ रहा है ना, इन दोनों एंगल को आपको 180 निकाल करके लाना है। अगर ये दोनों का सम अगर 180 आ रहा है, इसका मतलब कि लीनियर पेयर का सम 180 आ रहा है। और लीनियर पेयर का सम 180 कब होता है, जब एक सीधी लाइन बनती है। और ये सीधी लाइन कहाँ पर बन रही है, हमारे ओ पर ही तो बन रही है। तो बस अपने को यही काम करना है कि इन दोनों का सम 180 लेकर के आना है। कैसे लेकर के आएंगे वो समझना। हम लोग क्या जानते हैं भैया कि जब टेंजेंट जो बनता है, तो टेंजेंट जहाँ पर भी पॉइंट करता है, टच करता है सर्कल को, और वो सर्कल का रेडियस से अगर अपन वहाँ पर एक लाइन बनाए तो वो क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो एंगल सी क्यू ओ जो है, एंगल सी क्यू ओ वो कितना है, वो हमारा 90 डिग्री का है।
अब अपन निकालने वाले हैं ये वाला एंगल को। अभी देखो हम लोग को ये नहीं पता है ना कि 90 डिग्री है, अभी हम लोग को इसको प्रूव करना है, यानी कि शो करना है कि ये और ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो समझना। हमारे पास ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है। हम क्या जानते हैं, कभी भी दो पैरेलल लाइन में जब कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो सेम साइड में इंटीरियर एंगल बनते हैं उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, जिसको अपन कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास एंगल जो CQO है ना, उसमें अगर प्लस कर दे अपन ये वाला एंगल POQ को, तो दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसको अपन जानते हैं को इंटीरियर एंगल के नाम से, शॉर्टकट में को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास CQO जो है 90 डिग्री है, तो हमारा POQ इक्वल टू हो जाएगा 180। इस 90 को इधर ले जाओ तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो हमारे पास POQ जो है वो हो गया हमारे पास 90 डिग्री का। तो हमने इधर वाला एंगल जो है वो फट से 90 डिग्री निकाल दिया। सेम काम हम लोग नीचे वाला करेंगे, जो POR है उसमें भी वही करेंगे। हम लोग लिखेंगे ऑल्सो, साथ ही साथ जो नीचे वाला एंगल हमारे पास ARO है, एंगल ARO वो भी कितने का है, वो भी 90 डिग्री का है, क्योंकि ये भी तो हमारा टेंजेंट के थ्रू और हमारा रेडियस के थ्रू एंगल बना है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास फिर से लिखेंगे कि हमारा जो ARO है, अगर उसमें अपन प्लस करें POR को, एंगल POR, तो दोनों का सम यहाँ पर भी हमारे पास 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, को इंटीरियर एंगल जो ऊपर में लिखा है वही लिख लेना आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा POR जो है ना वो भी कितना निकल जाएगा, 90 डिग्री निकल जाएगा। ये इधर जाकर के माइनस होगा 180 में से, तो ये भी हमारा 90 डिग्री आ गया। तो अब देखो POQ और POR ये दोनों जो है 90 डिग्री के हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ पहले तो कि POQ प्लस POR इक्वल के उस साइड में 90 प्लस में 90 हो जाएगा, ये भी 90 और ये भी 90 है। तो इन दोनों का जो सम निकल कर के आ रहा है POQ का और एंगल POR का, वो निकल कर के आ रहा है 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं, तो ये दोनों हमारे लीनियर पेयर हैं, एक लाइन के ही तो अगल बगल में एंगल बने हुए हैं ना, ऊपर में सेम साइड में। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में अगर लीनियर पेयर हैं और अगर लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो QR है वो क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि एंगल POQ एंड एंगल POR आर लीनियर पेयर। ये क्या है, आपस में लीनियर पेयर है। एंड इनका जो सम है लीनियर पेयर एंड सम ऑफ दिस एंगल्स आर कितना है भैया, सॉरी इज 180 डिग्री, 180 डिग्री है। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि हैंस हमारे पास ये जो लाइन बना हुआ है जहाँ पर ये दोनों एंगल बने थे वो किस लाइन पे बने हुए थे, QR के ऊपर बने हुए थे। तो यहाँ पे लिखोगे हैंस QR इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है भैया, एक हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही हमारा लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है और स्ट्रेट लाइन है। और इसके ऊपर हम लोग ये भी लिख देंगे कि हमारा किससे गुजर रहा था, तो O से होकर गुजर रहा है। तो पासिंग थ्रू सेंटर O, बस इतना ही आपको लिखना है। मेन यही चीज़ आपको बताना था कि हमारा जो QR है वो लाइन जो है ना सेंटर O से गुजर रहा है। तो देखो QR को हमने लाइन भी बना दिया जो कि सेंटर O से गुजर रहा है। तो बस यही चीज़ अपने को इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन है 15th वाला उसे सॉल्व किया जाए। सो 15th वाले क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर ये बंद है बेचारा, सच दैट इट टच द साइड BC, AB, AD एंड CD एट P, Q, R एंड S रिस्पेक्टिवली। और ये जो साइड्स है उनको टच कर रहा है, जहाँ जहाँ पर टच कर रहा है उनका नाम दे दिया गया है। हमसे बोला जा रहा है अगर AB का लेंथ जो है 29 सेंटीमीटर हो, AB कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, AD का जो है 23 है, AD यानी कि यहाँ से यहाँ तक 23 है, एंगल B जो है वो 90 डिग्री है एंड DS जो है वो 5 सेंटीमीटर। DS कहाँ से, ये वाला, ये पार्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का जो रेडियस आपको दिख रहा है ना, सेंटर O से लेकर के Q तक निकाल दो या O से लेकर P तक कोई भी निकाल लो। तो ये जो रेडियस है वो अपने को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बनाना है लेकिन ईजिली बनाना है। तो देखो यहाँ पर हमें ये चीज़ें दी गई हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं कि कभी भी हमारे पास टेंजेंट से जो बनता है यानी कि बाहरी पॉइंट से, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाता है। ये पॉइंट और ये साइड जो हमारे पास इक्वल होगा क्योंकि A से लेकर के R तक और A से लेकर Q तक जो है हमारे पास 2 टेंजेंट बने हुए हैं पॉइंट A के द्वारा।
तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले ए आर का लेंथ निकालेंगे। ठीक है, क्यों निकालेंगे ए आर, क्योंकि ए आर और ए क्यू इक्वल है। पहले तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि ए आर इज इक्वल टू ए क्यू। ओके, और दूसरा चीज़ हमारे पास जो डी आर है और डी एस है वो इक्वल है, डी आर इक्वल टू डी एस। अब मैं यहाँ पर से ए आर क्यों निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्या जान रहा हूँ ना कि हमारे पास ये जो बक्सा आपको दिख रहा है ये कैसा बक्सा है, इसको अपन एक स्क्वायर प्रूफ करने वाले हैं। क्यों प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखो सभी जो एंगल बन रहे हैं 90 डिग्री बन रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट एंगल्स हैं। ये भी 90 डिग्री अपने को दिया ही हुआ है, ये 90 डिग्री दिया तो ये भी 90 हो जाएगा। ये तो हमारा टेंजेंट के द्वारा बना हुआ तो ये तो 90 होगा ही। तो चारों एंगल हमारे 90 डिग्री हैं। अगर हम लोग इसके जो साइड्स हैं उसको अगर इक्वल कर दें तो हम लोग यहाँ से बी क्यू निकालेंगे, और बी क्यू जो होगा वो पी ओ के बराबर होगा, या फिर आप पी बी भी निकाल सकते हो। पी बी जो होगा वो ओ क्यू के बराबर होगा। अपोजिट साइड्स क्योंकि आपस में इक्वल होते हैं, तो वहाँ से हमारे पास जो रेडियस है वो फटाफट निकल जाएगा इस सर्कल का। तो अपन इसको स्क्वायर प्रूफ करने की कोशिश करने वाले हैं। कैसे करेंगे अब वो समझ लीजिए आप लोग जल्दी से। हम लोग लिखेंगे कि ए आर और ए क्यू तो इक्वल है ही। अगर हम लोग को दिया हुआ है ए बी का वैल्यू, यानी कि ए बी नहीं, हमें पहले तो ए डी का पकड़ेंगे इसको। ए डी का वैल्यू अपने को दिया ही हुआ है, ए डी इक्वल टू दिया हुआ था 23 सेंटीमीटर। ए डी जो है वो किससे किससे मिलकर बना है, तो ए डी हमारा डी आर से और ए आर से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर आप लोग लिखो डी आर प्लस में ए आर, इन दोनों से मिलकर के ए डी बना हुआ है। दोनों जो है 23 हैं। डी आर और डी एस आपस में इक्वल है जैसे कि हमने देखा यहाँ पर, और डी एस 5 है तो डी आर भी क्या होगा 5 ही होगा। तो इसके बदले में डायरेक्ट 5 लिख दो, प्लस में ए आर इक्वल उस साइड में 23 हो गया। इस 5 को उधर ट्रांसफ़र कर दो तो उधर जा करके माइनस में आ जाएगा, यानी कि ए आर जो है वो 18 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ए आर हमने 18 निकाल लिया। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारा जो ए आर है और ए क्यू है ये भी आपस में बराबर ही है। तो अब अपन पकड़ेंगे ए बी को। अब लिखते हैं अपन ए बी जो है वो 29 सेंटीमीटर है, और ए बी किससे किससे बना हुआ है, तो ए क्यू से बना हुआ है और बी क्यू से बना हुआ है। दोनों का जो सम है वो 29 सेंटीमीटर है। ए क्यू, और यहाँ पर देखो जैसे हमने बताया पहले ही आपको, ए क्यू और ए आर आपस में इक्वल हैं, तो ए आर का वैल्यू कितना है 18 है, तो ए क्यू का भी बदले आप लोग 18 लिख सकते हो। प्लस में हमारे पास बी क्यू हो जाएगा इक्वल के उस साइड में 29, तो बी क्यू का लेंथ यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 को उधर ट्रांसफ़र कर दो तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर। 29 में से 18 माइनस होगा तो बी क्यू हमारे पास आ गया 11 सेंटीमीटर। अब आप लोग इसको ऐसे लिखोगे कि सिंस ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है कौन सा, तो बी क्यू ओ पी। ठीक है, ये जो बीच में बना हुआ है बी क्यू ओ पी, ये वाला क्वाड्रिलेटरल की बात किया जा रहा है कि ऑल एंगल्स ऑफ बी क्यू ओ पी आर राइट एंगल्स। ये क्या है, हमारे राइट एंगल्स हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा हमारे पास राइट एंगल के अलावा जो हमारे पास ये जो बी क्यू है और हमारे पास जो ओ पी है ये क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। सॉरी, बी क्यू और ओ पी बोल रहा हूँ, ये हमारा बी क्यू और बी पी जो है ये इक्वल है। देखो ये वाला और ये वाला, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आर राइट एंगल्स, एंड साथ ही साथ हमारा जो बी क्यू है वो इक्वल है बी पी के। देखो ना यहाँ पर ये हमारे इस वाले पॉइंट्स इधर और इधर दोनों टेंजेंट बने हुए हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, बी ओ क्यू पी, वो क्या होगा कि स्क्वायर हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल बी ओ क्यू पी इज़ अ स्क्वायर, और स्क्वायर के जो हमारे साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि हमको कौन सा साइड पकड़ना है, जैसे हमने अगर बी क्यू को पकड़ा है तो अपन इसको पकड़ लेते हैं, ये दोनों साइड को। यहाँ पर आप लिखो कि जो बी क्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे ओ पी के, और दोनों जो होंगे वो 11 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, क्योंकि बी क्यू हमारा 11 सेंटीमीटर ने पहले निकाल दिया है। तो यहाँ से हमारा ओ पी जो है वो 11 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि जो रेडियस है वो हमारी कितनी आ गई, वो हमारी 11 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट करना था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, जल्दी से उसे भी बना लेते हैं। और इसमें चाहो तो और भी आप लिख सकते हो कि हमारे पास चूँकि ये दोनों तो रेडियस ही थे, ये ओ क्यू और ओ पी जो है आपस में रेडियस ही है, तो यहाँ पर आप यहाँ पे कहाँ गया हमारे पास ये वाले में एंड करके ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारे पास ओ क्यू जो है वो इक्वल है हमारे ओ पी के भी, यानी कि हमारे जो चारों साइड्स हैं वो एक तरह से आपस में इक्वल हो जा रहे हैं, इसीलिए स्क्वायर हुआ। ठीक है, चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसे बनाते हैं जल्दी से। सो देखो जो 16th वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से हायर थिंकिंग वाली क्या बोलते हैं स्किल वाले क्वेश्चन है। और इस वाले क्वेश्चन में आपको जैसे कि रेशियो निकालना है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स नहीं रीड किए हुए हैं तो आपको करना पड़ेगा अच्छे से, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। 2015 में क्वेश्चन आ भी चुका है। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर सेंटर ओ है सर्कल का, टीपी जो है हमारा टेंजेंट है। एकदम प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने में दिक्कत होगा आपको थोड़ा सा अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा हुआ है तब। उसके बाद हमसे बोल रहा है
कि टी पी एक टेंजेंट है टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, और हमारे पास जो एंगल पी बी टी बना हुआ है वो 30 डिग्री का बना हुआ है। हमको प्रूव करना है बी ए रेशियो ए टी, बी ए और ए टी का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो यहाँ पर अब रेशियो लोकेशन आ गया, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लगने वाला है। यही मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने ये डायग्राम जो है थोड़ा सा बना लिया है, खिचड़ी हो गया है, मुझे लग नहीं रहा कि सर्कल की तरह दिख रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो हमारा सबसे पहले तो ये क्या है, हमारे पास एक रेडियस है, सॉरी रेडियस बोल रहा हूँ, डायमीटर है बी से लेकर के ए तक, क्योंकि सेंटर ओ से गुजरता हुआ एक लाइन है तो हमारा डायमीटर ही कहलाएगा। तो जो डायमीटर के द्वारा हमारा सर्कल क्या होता है, दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। और जब आप सेमी सर्कल में एंगल बनाओगे ना, जैसे इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो हमेशा राइट एंगल ही बनता है। जैसे अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन बनाऊँ, यहाँ से ऐसे लाइन बनाऊँ, कहीं पर ही बना दूँ तो वो राइट एंगल ही बनेगा। ठीक है, सेमी सर्कल में जो एंगल होते हैं ना वो राइट एंगल होते हैं। तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि हमारा जो एंगल बी पी ए है, ये वाला एंगल वो कितना है, तो वो हमारा 90 डिग्री का है। और इसको आप ये भी बता देना कि क्यों 90 डिग्री हुआ, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में है इसीलिए हमारे पास ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि मेन देखो हम लोग फोकस ये करने वाले हैं कि ये वाला जो हमारा साइड है और ये जो साइड है, इन दोनों को हमको आपस में इक्वल लाना है। ये जो हमारा ए पी है और ए टी, अगर हमने ये इक्वल लिया है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसको इक्वल लाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है इसको इक्वल ले आएंगे। अगर एंगल इक्वल हो जाएगा तो अपोजिट साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। अब पूरा जितना भी मैं भी तामझाम करूँगा बस इन दोनों एंगल को इक्वल लाने के लिए करने वाला हूँ। पहले तो मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ। यहाँ पर जो हमारा एंगल बना हुआ है तो मैं लिखता हूँ कि हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी पी के अंदर हमारे पास ये एंगल जो बी है उसमें अगर मैं प्लस कर दूँ एंगल पी को और उसमें प्लस कर दूँ मैं इस वाले एंगल ए को। जब आप एग्जाम में बनाना ना तो शॉर्टकट में मत लिखना, आप लोग पूरा पूरा नाम लिखना एंगल का, नहीं तो फिर आपके टीचर गलत कर देंगे। यहाँ पर जैसे ये वाला जो एंगल है इसका नाम ए पी बी रख देना, इस वाले एंगल का नाम बी पी ए रखना, इस वाले एंगल का नाम बी ए पी रख देना। चलो मैं ही लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग मेरे चक्कर में शॉर्टकट में लिखोगे और निपट जाओगे। ए बी पी प्लस में एंगल पी ए बी और प्लस में एंगल ये वाला जिसका नाम हमारे पास है एंगल बी पी ए। तो सब का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, 30 है, इसके बदले 30 लिख लो। इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, इसको पी ए बी ही रहने दो। और इसका वैल्यू हमारे पास 90 हमने पहले निकाल दिया है, इक्वल को साइड में 180 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करूंगा तो आ जाएगा 120, उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो हमारा जो पी ए बी है वो आ जाएगा 60 डिग्री। 180 में से 120 माइनस होगा तो कितना आता है, 60 आता है। तो पी ए बी जो है हमारे पास कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये हमारा 60 डिग्री निकल गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ये 60 डिग्री है तो अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आप लोग को और ध्यान रखना होगा। जब मैंने सर्कल के थ्योरम वाले वीडियोस बहुत सारे अपलोड किए थे तो बहुत सारे बच्चे उसको नहीं देख रहे थे। मैंने कहा भी था कि सर्कल का जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, वही थ्योरम यहाँ पर भी हमारा यूज़ होने वाला है, जिसको हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट वाले थ्योरम के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा ये जो एंगल होगा और यहाँ पर जो हमारा एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पहले तो आप लोग इसी को लिख लो कि हमारा जो एंगल पी बी ए दिया हुआ है 30 डिग्री का, वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल ए पी टी के, और दोनों जो होंगे वो हमारे 30 डिग्री के हो जाएंगे। और इसको कौन सा थ्योरम बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, सेगमेंट, उसके बाद टी एच लिख देता हूँ शॉर्टकट में। तो ये जो हमारा एंगल यहाँ पर जो बन रहा है ना, ये हमारा 30 डिग्री का बनेगा। थ्योरम्स वगैरह आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब हम लोग जानते हैं ये 30 हो गया, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये हमारा 120 का ही होगा, क्योंकि इधर 60 तो 120 होगा, क्योंकि दोनों आपस में लीनियर पेयर हैं। आप निकाल के भी दिखा दो कि हमारे पास जो एंगल पी ए बी हमने निकाला है उसमें अगर अपन प्लस कर देंगे एंगल पी ए टी को, तो दोनों का जो सम होगा 180 होगा, क्योंकि आपस में दोनों क्या है भैया, लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ से हमने इसका निकाल लिया है 60 डिग्री। ठीक है ना, पी ए बी को हमने 60 निकाला था, तो पी ए टी जो हो जाएगा यहाँ से पी ए टी वो हो जाएगा 120 डिग्री। 60 को जब उधर ट्रांसफ़र करूँगा 180 में से माइनस होकर के 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला मेरा 120 निकल गया, ये 30 निकल गया। तो ये लोग भी निकाल लेते हैं फिर से अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर। तो इन ट्रायंगल ए पी टी, यहाँ पर लिखो आप लोग, इन ट्रायंगल ए पी टी, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सा एंगल बना हुआ है, तो हमारा एक तो एंगल बना हुआ है ये वाला एंगल पी ए टी जो हमने अभी 120 लिखा। उसके बाद जो हमने 30 निकाला था जिसका नाम हमने लिखा था एंगल ए पी टी, और फिर लास्ट में हमारे पास जो टी में एंगल बना हुआ है उसका नाम आप लोग लिख दो एंगल
ATP, यही बात, वही मुझे बहुत मज़ा नहीं आता है, इतना सारा नाम लिखना पड़ता है ना, एकदम सेम नाम, देख रहे हो, लग रहा है जुड़वा भाई बहन इन लोग। इक्वल क्वेश्चन में हमारे पास 180 हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारे पास कितना है 30 है, PAT का नहीं सॉरी 120 है, तो इसे मतलब 120 लिख लो। इसका वैल्यू APT का हमने ये वाला थ्योरम की वजह से निकाला था 30 डिग्री, तो इसके बदले में 30 लिख लो। बच गया हमारे पास ATP इक्वल क्वेश्चन में 180 हो जाएगा, ये बन जाएगा 150 को तो ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ATP जो है वो निकल करके आ जाएगा 30 डिग्री का। 180 में से 150 माइनस होते हुए भी 30 डिग्री निकल करके आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 30 डिग्री के आ रहे हैं। इसका मतलब कि जैसा इसके अपोजिट में ये वाला साइड और इसके अपोजिट में ये वाला साइड आपस में इक्वल होंगे। अब इसको ऐसे लिख सकते हो कि हमारे पास एंगल APT जो है वो इक्वल आ जा रहा है एंगल ATP के, दोनों जो है 30 डिग्री के हैं, इसीलिए हमारा जो साइड होगा AT वो इक्वल हो जाएगा हमारे साइड AP के, क्योंकि हम लोग जानते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने भी आधा यानी कह सकते हो कि 75% काम कंप्लीट कर लिया है, 25% बचा हुआ है। मैं दूसरे पेज में बना दूँ या यहीं पे आपको समझा दूँ? दूसरे पेज में बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा खिचड़ी बन जाएगा। रुको दूसरा पेज ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरा पेज ले लिया है। अब आप लोग कहाँ पे ध्यान दोगे? इसमें ध्यान दोगे कि हमारा BA है और AT है। तो BA क्या है भैया? BA तो हमारा हाइपोटेन्यूज आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, अगर राइट ट्रायंगल देखा जाए तो। और AT कहाँ पर है? तो AT इधर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने AT और AP को तो इक्वल, इसीलिए मैंने शुरू बोला था ना कि इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो अगर आप AT के बदले में AP भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो AP के हमारे पास बेस का काम कर रहा है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस किस में आते हैं? यहाँ पर अगर मैं 60 डिग्री देख रहा हूँ, ये वाला एंगल हमारा कितना है? 60 डिग्री है, तो यहाँ पर मैं cos 60 लगा सकता हूँ। हमने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जब मैं वीडियो बना रहा था और मैंने बनाया भी है उसका डिटेल में, तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले करके जो था हमारा, जिसमें हमारे पास B का मतलब बेस होता है, H का मतलब हाइपोटेन्यूज होता है, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, ये हमारा परपेंडिकुलर और B का मतलब हमारे पास बेस हो जाता है। तो इसमें से आप क्या करोगे? हाइपोटेन्यूज वाला पकड़ोगे। जैसे देखो ये हमारा साइन थीटा का होता है, जैसे आपको पता ही कि साइन थीटा होगा, फिर कॉस थीटा, फिर ये टेन थीटा, फिर इधर हमारे पास कॉट थीटा, सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा होता है। तो हम लोग इसको पकड़ेंगे, कॉस थीटा वाला को पकड़ेंगे, जहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ जा रहा है। जैसे कि हम लोग देख भी रहे हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास रहता है। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज BA हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमको दिया हुआ था, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसका नाम हमारे पास PA या फिर AT आप जो लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हो। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो cos 60 होता है, हम लोग क्या जानते हैं, cos 60 वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास P/H के, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। cos 60 हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बना हुआ था। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, तो यहाँ पर आप 1/2 कर दो। परपेंडिकुलर कौन सा है? तो परपेंडिकुलर हमारे पास AP है, ठीक है, ये वाला साइड है हमारे पास AP या PA जो भी लिखना चाहो। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? तो हमारे पास BA है। अब हम लोग क्या जानते हैं? AP और हमने AT को यहाँ पर इक्वल प्रूफ करके रखा हुआ है पहले से ही, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1/2 इक्वल के उस साइड में AP के बदले में लिख दो AT और डिवाइड में यहाँ पर आप लोग लिख दो BA। अब हम लोग को BA को तो ऊपर में लेकर के आना था, इनका रेशियो निकालना था। तो अगर आप इसको उल्टा करते हो तो ये हमारे पास 2/1 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हो जाएगा BA/AT। ठीक है, हमने क्या किया? बस इसको उल्टा कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आया। तो अगर आप यहाँ पर इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहो तो BA रेशियो जो AT होगा वो हमारा 2:1 हो जाएगा। हमने क्या किया? बस इसको इधर ले आया है BA और इसको इनकी जो क्या बोलते हैं डिवाइड का साइन था उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे भी डिवाइडेशन को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, और ये तो हमको प्रूफ करना था। तो ये और ट्रिग्नोमेट्री वाला थोड़ा सा रूल आपको यहाँ पर से पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के 2 चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। पहला चीज़ तो कि जब आप cos 60 ले रहे हो तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। दूसरा चीज़ कि cos का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? तो P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाइएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो इंस्टा टेली के थ्रू पूछिएगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उसे भी इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। साथ ही जो इसके नोट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।